एज अ सादा इस टॉपिक क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का प्री बोर्ड का एग्जाम है सोशल साइंस का। कब? 20 दिसंबर 2024 को। तो 20 दिसंबर 2024 को जो आपका पेपर आएगा वो सेम इसी पेपर पैटर्न के हिसाब से आएगा और इसमें से बहुत से क्वेश्चन जो आपके रिपीट होकर आने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देख लेना। और वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ताकि आप मोटिवेशन बढ़े। और सब्सक्राइब जब आप कर दोगे चैनल को तो सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक बेल आइकन सा दिखेगा, उस बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि अभी जितनी भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करना ताकि फ्रेंड्स भी वीडियो देख ले। ठीक है, हर एक ग्रुप में शेयर होनी चाहिए। करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देखते हैं ये प्री बोर्ड के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है जो पिछले साल आया था। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो पिछले वाले क्वेश्चन पेपर से ही मिलते जुलते, उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होकर आते हैं। तो इसलिए हम करवा रहे हैं। क्लास 10वीं का है सोशल साइंस यानी SST का। ठीक है, जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 80 नंबर का आपका होगा, यानी 80 नंबर आपका टोटल होगा पूरा पेपर का मार्क्स। ठीक है, 80 नंबर का होगा। अब यहाँ पे कुछ निर्देश है जो आपको पढ़ने बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है यह प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, यानी आपका जो पूरा पेपर है वो 6 खंडों में विभाजित है। खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ और खंड अ और खंड च, ये 4 खंड है जिसमें आपके टोटल जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 37% है। ठीक है, और सभी प्रश्न अनिवार्य है, यद्यपि कुछ प्रश्नों में आंतरिक चयन उपलब्ध है। इसमें बोला है सभी प्रश्न आपको करने हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको आंतरिक चयन यानी ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, उनमें से किसी एक प्रश्न को ही कीजिए जिसमें ऑप्शन दिया उनमें से कोई एक करना है। समझ आया? प्रश्नों के सामने उनके निर्धारित अंक लिखे हुए हैं, यानी तीसरे पॉइंट में बोला गया है कि जो आपके प्रश्न होंगे, ठीक है, उसके सामने उसके अंक लिखे होंगे, प्रश्न कितने मार्क्स का है। उसके बाद खंड क्या होगा, इसमें बोला है खंड क्या, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक 1 अंकों वाले बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, बहुविकल्पिक प्रकार के प्रश्न है। इसमें बोला गया जो खंड क्या होगा वो 1 से 20 होगा और वो सारे क्वेश्चन आपके MCQ वाले ही होंगे। ठीक है, यानी 20 नंबर का आपका MCQ होगा और 1 नंबर का होगा। इस तरीके से खंड क्या हो जाएगा 20 मार्क्स का। ओके, उसके बाद 5वें पॉइंट बोला गया है खंड ख, उसमें 21 से 24 तक के प्रश्न है, में से देख तो 21 से 24 तक में 2 अंकों वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें बोला गया कि 21 से जो 24 तक के प्रश्न है, टोटल 4 प्रश्न, ठीक है, वो आपके 2-2 मार्क्स के होंगे और उसमें आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्नों के जो उत्तर आपको लिखने हैं 40 शब्दों से अधिक नहीं होने। जब 40 शब्द कितने, मान लो 2-3 लाइन में कंप्लीट कर दो, ठीक है, ज़्यादा 4 लाइन में खत्म, 2 नंबर कंप्लीट। पॉइंट में लिखोगे तो 3 पॉइंट खत्म। ठीक है, उसके बाद 6ठे पॉइंट में बोला गया खंड गय है, ये 25 से 29 है, यानी जो उसके बाद के क्वेश्चन है, ठीक है, 25 से 29 तक के वो आपके 3 अंकों वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, यानी 3-3 नंबर वाले 1-1 प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी 25 से 29 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 3-3 वाले होंगे। और इसमें जो प्रश्न करने की जो लिमिट होगी, कितने वर्ड्स है, वो 60 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी 60 शब्दों में कंप्लीट करना है। पॉइंट की बात करो 3 पॉइंट, अगर लाइन की बात करो तो कम से कम 5 से 6 लाइन। ठीक है, ये है। उसके बाद खंड गया है, खंड गया में 30 से 33 तक के क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 4 ही क्वेश्चन होंगे और ये सारे आपके 5-5 मार्क्स के होंगे। इसमें बोला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय मतलब बहुत ज़्यादा लंबे प्रश्न आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा लंबे आंसर आपको लिख के आने इनके। ठीक है, इसमें 5 नंबर का है और इसमें जो लिमिट है वर्ड की, वो प्रत्येक प्रश्न के उत्तर होंगे वो 120 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए। 120 शब्दों का मतलब क्या होता है? 120 शब्द का मतलब होता है कि आपको अगर पॉइंट में गिनो तो पॉइंट के अकॉर्डिंग 5 नंबर क्वेश्चन है तो 7 से 8 पॉइंट। अगर आप उसके बात करो शब्दों की कि कितने पेज में लिखना है, तो जो आगे की पूरी सीट होता है वो पूरी भर के आनी है, पीछे का भरो तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये है। और उसके बाद खंड अड़य, इसमें बोला गया खंड अड़य होगा, उसमें 34 से 36 तक के प्रश्न होंगे, जो 4 अंकों वाले केस आधारित प्रश्न होंगे। अब जो 34वां 35वां 36वां होगा वो आपके केस स्टडी होंगे। ठीक है, अभी केस स्टडी किस प्रकार के होंगे, कैसे होंगे, किस अकॉर्डिंग आएंगे, वो आगे हम बताएंगे। 4-4 नंबर के होंगे। ठीक है, एक आपका केस स्टडी 4 नंबर का होगा। उसके बाद खंड च है, ये पूरे पेपर का आखिरी होगा, इसमें एक मानचित्र वाला होगा। इसमें बोला गया एक मानचित्र आधारित प्रश्न होगा 37वां और जो 5 अंकों को आएगा, यानी ये आपको 5 मार्क्स दिलाएगा, जिसमें 37वां ए होगा, यानी जो 37वां होगा वो 2 पार्ट में विभाजित होगा। 37 से जो इतिहास से पूछा जाएगा 2 मार्क्स का, जो मानचित्र कार्य होगा आपका उससे पूछा जाएगा, और 37B होगा जो आपके भूगोल से संबंधित 3 अंकों का मानचित्र कार्य होगा, यानी जो 37B इसमें भूगोल की बुक से 3 नंबर का पूछा जाएगा। ये आपके इंस्ट्रक्शंस है जो हमने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे इंस्ट्रक्शंस। अब आगे करते हैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व। खंड क्या है? ये है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, पहला मान लीजिए आप बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। इसमें बोला गया कि आप बैंक एक मैनेजर है, उसके रूप में आप कार्य कर रहे हैं बैंक में, और आपके समक्ष ऋण वितरण के लिए 4 आवेदन आए, यानी
आपके पास 4 एप्लीकेशन आई है ऋण के लिए, जिनका वितरण नीचे तालिका में दिया हुआ है, नहीं ये वितरण आपको दिया हुआ है, मोहन, श्याम, दीपक, विनोद, ठीक है। और यदि अन्य कारक समान हो, यानी ये आपके कारक दिए हो या क्यों जरूरत है, किस लिए है, क्या है, उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या चाहिए, ऋण कैसे चाहिए, पुराना ऋण है कि नहीं, ये सारी तालिका आपकी दी हुई है। यदि अन्य कारण हो तो बताइए आप निम्न में से किसे सबसे पहले ऋण प्रदान करेंगे ताकि ऋण की वापसी हो सके। इसमें बोला गया है कि आप एक मैनेजर हो, आपके पास 4 आवेदन आए हैं और आपको ऋण वितरण करना है, तो आप सबसे पहले किसे ऋण दोगे ताकि आपको समय पर आपका ऋण भी मिल जाए, आपके पैसे भी मिल जाए, ब्याज भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, ठीक है। तो आप तालिका देख सकते हैं, इसमें क्या बोला गया है, आवेदन का नाम मोहन, इसके पास कागज है, आवश्यक जो कागज है, और जो समर्थक ऋण धारक है, हाँ है, पुराना ऋण है, नहीं, उसके पास कोई पुराना ऋण है ही नहीं। श्याम है, उसके पास पुराना ऋण है, हाँ है। दीपक के पास भी पुराना ऋण है, हाँ है। विनोद के पास ऋण है, नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज़, जिसके पास पुराना ऋण होता है, यानी पहले से वो अपना लोन लिया होता है, ठीक है, तो उसे जल्दी से जल्दी लोन नहीं देता, तो इसलिए 2 पॉइंट आपके गलत हो जाएंगे। श्याम और दीपक ये तो हटा दो इसको, क्लियर। और उसके बाद बचा विनोद और मोहन। अब देखो, विनोद है, उसके पास समर्थक ऋणधारक है, नहीं, आवश्यक कागजात है, नहीं, जब तक आपके पास आवश्यक कागजात ही नहीं होंगे तो ऋण कहाँ से देगा बैंक, तो इसलिए ये भी विनोद गलत है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहन, क्योंकि उसके पास आवश्यक कागजात भी है, समर्थक ऋणधारक भी है, उसके पास पुराना लोन है ही नहीं, यानी वो फ्रेश है, ठीक है, उसके एप्लीकेशन, इसलिए हो जाएगा एक करेक्ट आंसर मोहन। और उसके बाद दूसरा, निम्नलिखित में से किसने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है, किसने दी है संज्ञा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने दी है, ठीक है। याद रखना जब ये पूछा जाए बादों को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी है, तो हमेशा लिखा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्लियर। उसके बाद तीसरा, श्रीमती पूनम संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, यानी जो श्रीमती पूनम है वो एक संगठित क्षेत्र में कार्य कर रही है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उन्हें प्राप्त होगी, सुविधा उन्हें कौन सी प्राप्त होगी, नियमित वेतन मिलेगा, सवेतन अवकाश मिलेगा, रोजगार की असुरक्षा है, क्या है, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। नीचे दिया हुआ है केवल 1, केवल 2, केवल 1, 3, केवल 1, 2, कौन सा करेक्ट है, तो इसमें जो करेक्ट होगा ना तीसरे में वो होगा आपका डी, पहला उद्देश्य उसको नियमित वेतन मिलेगा और जो वेतन अवकाश नहीं जो अवकाश दिया जाता है वो उसे दिया जाएगा, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर। ये याद रखो, जब भी संगठित क्षेत्र में कार्यरत होगा तो उसको नियमित वेतन भी मिलेगा और वेतन अवकाश भी दिया जाएगा, तो इसलिए होगा डी करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला, ये इंग्लिश में भी ये सेम वही है, इसका पहला आंसर मोहन होगा, एप्लीकेशन की बात की थी, दूसरा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा, तीसरे का आंसर होगा डी, क्लियर। देखते हैं चौथा, शाकाहारी भोजन में डैश सर्वाधिक प्रोटीनदायक है, यानी जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें कौन सा ऐसी चीज़ होती है जो सर्वाधिक प्रोटीनदायक है, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाल, दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको पता भी होगा, इसलिए डी होगा करेक्ट आंसर। किस देश की औसत आय की गणना करने के लिए देश की कुल आय को किससे भाग दिया जाता है, इनमें बोला गया है कि किसी देश की जो औसत आय की निकाली जाती है तो देश की कुल आय को किससे विभाजित किया जाता है जिससे कि औसत आय, ठीक है, औसत आय प्राप्त हो, तो इस पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देश की कुल जनसंख्या, ठीक है। तो जब भी हम देश की कुल जनसंख्या को और देश की कुल आय को जब भाग करेंगे तो हमारी औसत आय प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो 5वां करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ये हमेशा याद रखना, पूछा जा सकता है। छठा, एक कक्षा में पढ़ते समय श्रीमती नीरू को उनकी एक विद्यार्थी ने बताया कि उनकी माताजी व पिताजी दोनों एक फैक्ट्री में कार्य करते हैं। काम से आने के बाद माताजी व पिताजी दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारी को बराबर बराबर रूप में बांटते हैं एवं घर के हर फैसले में माताजी व पिताजी सभी के चर्चा करके निर्णय लेते हैं। बताइए उपरोक्त उदाहरण क्या प्रदर्शित करता है। इसमें बोला गया है कि एक अध्यापिका है श्रीमती नीरू, उसकी एक विद्यार्थी है, उसका एक विद्यार्थी जिसने बताया कि माता पिता फैक्ट्री में काम करते हैं, फिर घर पे आते हैं तो दोनों बराबर बराबर जिम्मेदारी को बांट लेते हैं और जब भी कोई फैसला लेना होता है दोनों मिलकर फैसला लेते हैं। तो ये आपको क्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, कि धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, लिंग के आधार पर समानता है, धर्म के आधार पर समानता है, इसमें क्या हो रहा है। तो छठे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लिंग के आधार पर समानता है। नहीं, इसमें देखा नहीं जा रहा कौन होता है कौन पुरुष, सभी में समान रूप से समानता है, सभी बराबर रूप से फैसला लिया जा रहा है, मान नहीं जा रही आपसी सहमति, ठीक है, इसलिए सी होगा करेक्ट आंसर। और मैं आगे बढ़े उससे पहले ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है, क्योंकि ये आपको अगर आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में अपने मार्क्स को बेस्ट करना है, अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है, तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी। आप कमेंट करना सर बेस्ट बुक लाइए, तो आपके लिए बेस्ट बुक है ओसवाल द्वारा जारी की गई है। इसमें 10 सैम्पल पेपर है क्लास 10th के लिए। इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, अगर आप हमारे लिंक से खरीदोगे तो आपको 12 से 13% डिस्काउंट के साथ ये बुक मिल जाएगी। उसके अलावा ये आपको हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी, कॉम्बो पैक भी देखने को मिलेगी, इसलिए बेस्ट है, ठीक है। इसमें बेस्ट चीज़ क्या है,
या सामाजिक विज्ञान की हिंदी मीडियम के अलग सब्जेक्ट में लेना चाहो और किसी सब्जेक्ट में, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जाओगे लिंक पे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। या इसमें 10 सैम्पल पेपर आपको देखने को मिलेंगे और जो एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर है वो भी आप में इंक्लूड है। देख सकते कितने सारे सैम्पल पेपर है। और जो आपका 15 सितंबर को सैम्पल पेपर आया था वो भी इसमें इंक्लूड है। माइंड मैप भी इंक्लूड है। जो आपका टॉपर की आंसर शीट थी वो भी इसमें इंक्लूड है। हर एक चीज़ आपके मार्क्स को बेस्ट करने के लिए दोस्तों माइंड मैप इस तरीके से होगा, साइज शॉर्ट फॉर्म में आपके नोट्स वोट्स होंगे, ठीक है, ताकि आप चैप्टर को याद कर सको। इस तरीके से आपका सैम्पल पेपर होगा, ठीक है, इस तरीके से दिया होगा। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाके खरीदो, 12 से 13% ऑफ के साथ मिल जाएगा। फिर ये ऑफ खत्म हो जाएगा, ऑफर खत्म हो जाएगा। तो ऑफर खत्म होने से पहले जो इस बुक को खरीद लेना, ठीक है। उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट में लेना चाहो तो वो भी आपको लिंक से मिल जाएगा। मैं लिंक से खरीदोगे तभी जाके आपको ऑफ मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। करते वीडियो आगे स्टार्ट। आप समझो आपका पेपर किस तरीके से करना है। बाबा 7वां, पर्सा के उस राजा का नाम बताइए जिसने वायसराय में हुए समारोह में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। यानी इसमें बोला गया जो पर्सा के उस राजा का नाम बताया जिसने वायसराय जब संधि हुई थी, ठीक है, उस समारोह में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। कौन सा था वो राजा, ठीक है, राजा का नाम बताना है जिसने वायसराय संधि समय जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। किसी सम्राट घोषित किया गया था 7वें में, वो बताना है। 7वां करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम प्रथम, इसको घोषित किया गया था, ठीक है। इसने, इस राजा का नाम था विलियम प्रथम। उसके बाद 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण है। बाघ संरक्षण परियोजना का उदाहरण बताना कौन सा है, ठीक है। मानस बाघ रिजर्व, पेरियार बाघ रिजर्व, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन सा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तीनों ही हो जाएंगे। हाँ, तीनों ही है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा डी है। तीनों ही चीज़ है, यही तीनों उदाहरण है, ठीक है, ये याद रखना। और इसके बात करें इसमें तो गेहूँ हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ही होगा। और ये सही चीज़ें वही थी, ठीक है। इसमें होगा इक्वल डिवीजन जेंडर, ठीक है, इस तरीके से ही था। जो पहले से थी वही इंग्लिश में था, वही हिंदी में, ठीक है। ये था विलियम 1 और इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ये ऑल है। 9वां में बोला है गलत कथन की पहचान करनी है। आपको बताने की कौन सा कथन है वो गलत है। इसमें बोला गया है ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की। एकदम सही है। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने चंपारण में नील किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया। एकदम सही है। जो नील किसान के आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। एकदम सही बोला गया। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्होंने हिंदू स्वराज नामक पुस्तक की रचना की, ये गलत है, उन्हें रचना ही नहीं की थी, ठीक है। और नटेजा शास्त्री ने दी फोक लॉर्ड्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का संकलन प्रकाशित किया। एकदम सही है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, कि जो ये सी है ये कथन गलत है, ठीक है। ये कथन गलत बोला गया है कि हिंदू स्वराज की जो पुस्तक थी उसकी रचना की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये एकदम गलत है, ठीक है। इसलिए सी होगा करेक्ट आंसर, ठीक। कथन बताएं, कथन गलत है और जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ही होगा। और बाद 10वां, सही मिलान करके उचित विकल्प का चयन कीजिए। यानी आपको विकल्प बताने इनमें से कौन सा, यहाँ पे ए बी सी डी विकल्प की पूछा है, ठीक है। तो ये 10वां है, इसमें बोला गया है, ठीक है। 10वें बोला गया है संघ सूची। तो संघ सूची क्या होती है, ठीक है, प्रतिरक्षा, ये होगा। और राज सूची क्या होती है? तो जो राज सूची होती है व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित होती है। राज्य की बात की है ना, संवर्ती शिक्षा से। तो इस तरीके से संघ, प्रतिरक्षा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों राज सूची किससे होगी? व्यापार से होगी। राज्य के बारे में व्यापार वाणिज्य है। संवर्ती सूची की शिक्षा से होगी। इसलिए इस अकॉर्डिंग जो का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ओके। उसके बाद 11वां, निम्नलिखित घटनाओं के सही कालक्रम को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। इसमें जो कालक्रम दिया इसके बारे में बताया, ये विकल्प दिए हुए हैं, इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है, ठीक है, कौन सा सही है। तो देखो पहले इनमें से बताने कौन सा पहले नंबर पर आएगा, कौन से दूसरे पे आएगा, कौन से तीसरे पे आएगा, कौन से चौथे पे। तो इसमें आप देखते हैं, पहला जेम्स ऑक्सफोर्ड हिक्की द्वारा साप्ताहिक पत्रिका बंगाल गजट का प्रकाशन, ठीक है। राजा राममोहन राय द्वारा संवाद कौमुदी का प्रकाशन, फारसी अखबार जोम ए जहाँ का प्रकाशन, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण। तो इसमें जो पहले आएगा वो ये है जेम्स ऑक्सफोर्ड। दूसरे नंबर पर आएगा वो आएगा फारसी अखबार। तीसरे नंबर पर आएगा रामचरितमानस। चौथे नंबर पर आएगा राजा राममोहन राय द्वारा संपादित कौमुदी का प्रकाशन। तो इस अकॉर्डिंग आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें भी इस तरीके से ही होगा। 9वें का आपका होगा सी, ठीक है। 10वें का आपका होगा मिलान वाला। 10वें में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। 11वां है, 11वें में आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी। क्लियर। अब करते हैं 12वां, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस
ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग वर्षा जल संग्रहण के लिए काफ़ी समय से किया जा रहा है। इसमें बोला गया जब वो जो वर्षा होती है उसका जल बचाने के लिए बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, ठीक है, इस सिंचाई प्रणाली का नाम है। इसका उपयोग लंबे समय से किसके द्वारा किया जा रहा है? मेघालय द्वारा, राजस्थान द्वारा, ओडिशा द्वारा, पंजाब द्वारा। तो में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय द्वारा किया जा रहा है, ये होगा करेक्ट आंसर। बात 13वां, एक देश में दो दल ही सत्ता के लिए चुनावों में भागीदार करते हैं। जो आपके एक देश है उसमें दो दल होंगे जो सत्ता के लिए चुनावों में भागीदारी करते हैं, ठीक है। उन दोनों दलों की जो नीतियाँ होगी, कार्य में समरूपता देखने को मिलती है, यानी एक जैसी देखने को मिलती है करीब करीब। बताइए इस देश की राजनीतिक दल किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यानी बताने कि दो दल है जो चुनाव में भागीदारी करते हैं, नहीं लड़ते हैं चुनाव, ठीक है। उन दोनों दलों की जो नीतियाँ होती है, जो कार्य होते हैं वो एक जैसे होती है लगभग। तो उस देश की जो राजनीतिक दल है वो किस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है, दल के बारे में बताना है, कौन सी चुनौतियों का सामना कर रहा है। विकल्पहीनता, यानी इसको विकल्प नहीं मिल रहा, ठीक है, जनता को। आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद, अपराधियों तत्वों की बढ़ती जनसंख्या। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 13वें का वो हो जाएगा ए, विकल्पहीनता। नहीं, बाकी और कोई विकल्प है ही नहीं, दोनों में जब समानता है तो एक इन्हीं में से चुना जाएगा, सबसे बात है। तो इसलिए हो जाएगा ए करेक्ट आंसर, ठीक है। 14वां, इसमें बोला गया मोनाजाइट, ठीक है, रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। मैं बोला है मोनाजाइट रेत है, रेत का नाम है, ठीक है, इस प्रकार की रेत पाई जाती है। उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, थोरियम, यूरेनियम, कोयला, कौन सा पाया जाता है खनिज, वो बताना है, ठीक है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा थोरियम, ठीक है, सी होगा करेक्ट आंसर। हमें से याद रखना जब भी मोनाजाइट की बात की जाए, मोनाजाइट की, तो उसमें कौन सा रेत पाया जाएगा? तो उसमें थोरियम रेत पाया जाएगा। क्लियर। बात 15वां, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान करनी है। आपको बताना है कि ये कुछ विशेषताएं दी हुई है, ये किस रेत की मृदा की विशेषता है, कौन सी मृदा है, ठीक है। काली मृदा, लेटराइट मृदा, वन मृदा, मुश्तिल मृदा, कौन सी मृदा है वो आपको बताना है, ठीक है। ये मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों विशेषकर नदी, सोपानों, जलोढ़, पंखों आदि में यह मृदा उपलब्ध होती है। तो इसमें की गई है वन मृदा की बात, ठीक है, इसलिए होगा बी करेक्ट आंसर, क्योंकि जो वन मृदा होती है वही पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, पर्वतीय पर्यावरण के बदलाव के लिए होती है, ठीक है, इसलिए सही होगा, बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। तो इंग्लिश में 12वें का आंसर ए हो जाएगा, 13वां का इसका भी आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम वाला। उसके बाद 14 है, इसमें हो जाएगा सी थोरियम, ठीक है, थोरियम हो जाएगा करेक्ट आंसर। और 15वां है, इसमें हो जाएगा फॉरेस्ट सोइल, यानी जो वन की रेत होती है, मृदा होती है वो। और बात 16 में बोला गया निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण को बढ़ाने में सहायक नहीं है। मैं बताना है जो ये दी हुई है सूचना, संचार प्रौद्योगिकी, उदारीकरण, परिवहन प्रौद्योगिकी, व्यापार अवरोधक को लगाना, इनमें से कौन सा जो वैश्वीकरण को बढ़ाने में सहायक नहीं है, वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाता वैश्वीकरण को, ठीक है, वो बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा व्यापार अवरोधकों को लगाना, ठीक है, ये होगा करेक्ट आंसर, ये वैश्वीकरण को नहीं बढ़ाता। बाकी पॉइंट करेक्ट आपके। 17वें से जो स्टार्ट होंगे वो आपके अभिकथन और कारण वाले होंगे, तो इसलिए ध्यान से करना। जैसे कि आपको नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दोनों को पढ़ना है, उसके सही विकल्पों का आपको आंसर देना है। जैसे कि देखते हैं अभिकथन ए, सत्ता में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत करती है, एकदम सही। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, यानी जो जनता है वही राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, इसमें ये बोला गया है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों ही करेक्ट है, इसलिए ए होगा करेक्ट आंसर। अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। इसमें क्या बोला कि दोनों लोकतंत्र की बात की गई है। इसमें बोला गया जो सत्ता में लोगों की भागीदारी होती है इसलिए वो लोकतंत्र कहलाता है, सही। और जो जनता ही होती है वह राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है, उसी के अकॉर्डिंग जनता कहेगी कि वही लोकतंत्र में होगा, ठीक है, वही सब चीज़ें बोलिएगी, इसलिए होगा एक करेक्ट आंसर। दोनों ही कथन सत्य है, अभी कथन जो कारण है वो एक दूसरे के सही रूप से व्याख्या कर रहा है। ओके। 18वां, इसमें वही नीचे कथन दिए हुए या कांड दिए उनको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। जैसे कि अभी कथन, एक देश की अर्थव्यवस्था पर संकट का असर दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है, ये बात सही है, हाँ सही है। वैश्वीकरण ने देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ दिया, एकदम सही है। इसमें बोला गया है कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो उसका असर दूसरे देश पर भी पड़ेगा। और ये किस चीज़ की बात की है? वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण में यही होता है, एक देश दूसरे देश पर निर्भर होता है, ठीक है, दोनों देशों की जोड़ते हैं अर्थव्यवस्था को। इसी तरीके से ये हुआ करेक्ट आंसर, दोनों ही सही है, दोनों ही रूप से सही व्याख्या करता है, ये हुआ करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। वही बात इसमें देख सकते हो, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। 16 में बोला गया कौन सा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सहायक नहीं है, ठीक है, इसमें 16 में भी वही बात की है इंग्लिश मीडियम में, सो डी, ठीक है। ये उसके बाद 17वां है, 17 में भी बात कीजिए, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
उसके बाद 18वां, 18वें का भी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। ठीक है, उसके बाद 19वां। नीचे 2 कथन दिए हुए, दोनों कथनों को पढ़ना है और उनके आंसर देने हैं, कौन सा विकल्प सही है। देखो अभी कथन है चाय एक महत्वपूर्ण रोपण फसल है, यह बात की गई है। जी हाँ, पहला कथन सही। भारत में चाय का उत्पादन नहीं होता, ये गलत। भारत में तो होता है चाय का उत्पादन। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग अभी कथन सही है और कारण गलत है, तो इसलिए हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। अभी कथन सही, कारण गलत। ठीक है, 20वां। नीचे 2 कथन दिए हुए, दोनों को पढ़ना और सही विकल्प का चयन करना है। अभी कथन है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र 1868 ईसा में छपी, करेक्ट। क्यों? क्योंकि कारण बताना है क्यों। ये योहान गुटनबर्ग एक फ्रांसीसीवाद यात्री था। ठीक है, ये गलत है, ये एक करेक्ट है कि हाँ जब पुस्तक छपी थी डायमंड वो 868 ईसा पूर्व में छपी थी, तो इसके अकॉर्डिंग सी सही है, भी कथन सही है, कारण गलत है। ठीक है, इस अकॉर्डिंग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में आपका सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 20 में भी होगा सी। तो इस अकॉर्डिंग हमने 20 तक आपको करवा दिए है क्लियर। तो 20 तक आप अभी समझ लो। अब पार्ट सेकंड हम आपके लिए लेके आएंगे। पार्ट सेकंड में उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं 21 से लेकर 37 तक वो अगले नेक्स्ट पार्ट में करवा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताना क्या राय है। ओके, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।